दो चीज़ें आपको ईरानियंस के बारे में समझनी होंगी। एक तो ईरानियंस बाय एंड लार्ज दिल के बहुत अच्छी कम्युनिटी है और बड़े हेल्पफुल और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन उनका एटीट्यूड रहता है। दूसरा ये भी है कि टिट फॉर टैट वाली जो टेंडेंसी है वो उनके अंदर है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उन्होंने उतना ही नुकसान करने की कोशिश की जितना उनका नुकसान हुआ। और आपने कहा कि हॉर्मुज़ खुल गया और ईरान झुक गया, तो ये झुकना वाला जो टर्म है ये थोड़ा सा उनके जो एक लार्ज हार्टेडनेस है, आप उसे मतलब फिर फॉर ग्रांटेड लेने वाला टर्म है। ट्रैकिंग उनकी, उन्होंने F-35 गिराया, F-18 गिराया, F-22 गिराया, तो उसके बाद में फिर B-52 या B-51 को उड़ाने का उनका कोई लॉजिक बचता नहीं। मुझे इनसे कोई बातचीत की उम्मीद नहीं है और अभी तक जितनी बार बातचीत का बहाना हुआ उतनी बार हमें नुकसान हुआ है, धोखा हुआ और इस बार भी होगा। और अगर कोई डील भी होगी तो लॉन्ग टर्म वो नहीं टिकेगी, वो हमारे अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट वॉर की तैयारी में वो लोग यूज करेंगे। या तो दोनों में से एक बदलेगा या दोनों में से कोई एक मिटेगा, तो दो ही एक सॉल्यूशन है। तो आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दरवाजे ईरान ने खोल दिए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राहत भरी खबर आ रही है। 8 अप्रैल को सीज फायर के ऐलान के बाद अब आज 17 तारीख को ईरान की तरफ से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर यह कहा है, चूंकि लेबनान को लेकर सीज फायर का ऐलान हुआ है, इस वजह से अब हम यहां हॉर्मुज को पूरी तरह से पूरी दुनिया के सभी जहाजों के लिए खोल देते हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या यह मान लिया जाए कि अब ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल इसके पीछे पाकिस्तान की क्या भूमिका है और यह अगले होने वाली बैठक क्या पाकिस्तान में होगी या फिर किसी और देश में होने वाली है? और ईरान के लोग, ईरान की जनता इस पूरे युद्ध के दौरान, सीज फायर के दौरान भारत के किरदार को, भारत के रोल को किस तरीके से देखते हैं, पाकिस्तान के रोल को किस तरह से देखते हैं? सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद जैगम मुर्तजा साहब, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ ईरान मामलों के जानकार। हम सीधा परिचय उन्हीं से कराते हैं, आपका तारुफ कराते हैं कि चूंकि वो ईरान में कई दौरे कर चुके हैं, ईरान की एक एक चीज को समझते हैं, जानते हैं। यहां पर ईरान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी लगातार उनकी मुलाकात होती है और पूरी हलचल क्या कुछ रहती है वो बारीक नजर इस पर रखते हैं। और स्वागत आपका नवभारत टाइम्स पर। और मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आपका राब्ता ईरान के साथ कैसा है? कैसा आपने ईरान को करीब से जाना बतौर पत्रकार और बतौर एक एक्सप्लोरर अभी तक, और फिर उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, क्या ईरान झुक गया? धन्यवाद। और इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा जो तारीफ है वो मतलब ज़्यादा हो जाता है कई बार, लेकिन ठीक है। लेकिन ये कि हाँ, ईरान से जो राब्ता है वो पुराना है और कई बरस से मेरा आना जाना, और ये ईरानियंस के साथ रिश्तेदारी भी है, बहुत सारे लोग इधर, तो जाहिर सी बात है। तो अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ इस पिछले 8-10 साल में या उससे पहले, जो भी मेरा मतलब पर्सनल जो उनके साथ ईरानियंस के साथ कनेक्ट रहा है, तो दो चीज़ें आपको ईरानियंस के बारे में समझनी होंगी। एक तो ईरानियंस बाय एंड लार्ज दिल के बहुत अच्छी कम्युनिटी है और बड़े हेल्पफुल और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन उनका एटीट्यूड रहता है। दूसरा ये भी है कि टिट फॉर टैट वाली जो टेंडेंसी है वो उनके अंदर है। और ये इस पिछले 40-45 दिन में, जो 40 दिन का वॉर हुआ इसमें भी और 12 दिन वाले वॉर में उसमें भी, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उन्होंने उतना ही नुकसान करने की कोशिश की जितना उनका नुकसान हुआ। और आपने बताकर उनके किया। पुल हाँ, आपने उनके पुल को टारगेट किया, उन्होंने कहा हम कल को तुम्हारा पुल तोड़ देंगे। आपने कहा हम बिजली घर उड़ा देंगे, बोले ठीक है हम बिजली घर उड़ा देंगे। आपने कहा कि हम आपका जहाज डुबो देंगे, बोले ठीक है हम आपका जो आर्माडा है उसे हिट कर देंगे। जो लोग ह्यूमन फ्री विल में, ह्यूमन इक्वालिटी में और ह्यूमन फ्रीडम में यकीन रखते हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो इसी तरीके का है। आप पर्शियन लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे सॉफ्ट लैंग्वेजेस में से एक आपको लगेगी, बहुत पोएटिक लैंग्वेज है। आप किसी ईरानी से बात करेंगे तो बड़ी दबी जबान में, और कभी वो एरोगेंस के साथ या आपको कभी अकड़ के साथ, इसमें देखा भी होगा आपने, जिस तरीके से अरब गले से चिल्ला के या थोड़ा अकड़ के, या हम लोगों में थोड़ा सा डोमिनेंस है, वो ईरानियंस उस डोमिनेंस के साथ बात नहीं करता है। तो उनके कल्चर का पार्ट है। पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, अच्छे लोग हैं और यकीन रखते हैं इस बात में कि जिस तरीके से हम दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं
सामने वाला हमें उसी तरीके से एक अच्छा फेवरेबल ट्रीटमेंट। और इसका एक आप अगर आपको हिस्टोरिकल एक या पर्सपेक्टिव में अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा बीच में। एक किताब है, मोहम्मद खातमी साहब हुआ करते थे एक जमाने में ईरान के प्रेसिडेंट, और गार्जियन काउंसिल में या उधर उनका मतलब बहुत टॉप लीडरशिप में उनका अभी भी उनका बड़ा रुतबा है कि पढ़े लिखे और लर्नेड आदमी के तौर पे। तो उन्होंने एक उसके बदल में एक लेक्चर दिया था यूएन में, तो यूएन ने उसे बाकायदा ईयर ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस भी डिक्लेयर किया। तो उनका जो नैरेटिव है या उनका जो नोशन है वो कहते हैं कि आप जब क्लैश की बात करते हैं तो क्लैश जो है वो ह्यूमैनिटेरियन या वो इंसानियत के दायरे में नहीं आते। आप डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन और डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन का जो उनका जो एक नोशन है उसके रूट में वो बताते हैं कि आदमी बात तब करता है जब सामने वाले को बराबर समझे, सामने वाले को अपने जैसा इंसान समझे और अपने बराबरी का उसे दर्जा दे, तो वो डायलॉग की बात करता है। लेकिन जब आप डोमिनेंस की और बम की, बंदूकों की या मिसाइल्स की या टैंक्स की बात करेंगे तो वो लैंग्वेज उसमें डायलॉग नहीं होता, उसमें कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और उसके बाद बहुत लंबा उनका है कि भाई दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुए उसमें हम उसके पार्टी नहीं थे, या थर्ड नेशंस का जो एक्सप्लॉइटेशन किया यूरोपियंस ने या अमेरिकन ने उसका हम कभी पार्टी नहीं रहे। दुनिया में 2 एटम बम गिरे उसके वो हमने नहीं गिराए, हमने कभी ब्लैक या अफ्रीका में जाके या हमने कभी ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है वो अपार्थाइड नहीं किया हमने, या हमने कभी किसी थर्ड वर्ल्ड नेशन के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें नहीं लूटा। हम अपने नेशन में एज अ नेशन स्टेट हम अपने फ्रीडम में अपनी बराबरी में यकीन रखते हैं और उसी तरीके से हम तवक्को रखते हैं कि बाकी की दुनिया भी उसी तरीके से हमें ट्रीट करे। तो ये सब चीजें आप इसी अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें इस वॉर के, और आपने कहा कि हॉर्मुज खुल गया और ईरान झुक गया, तो ये झुकना वाला जो टर्म है ये थोड़ा सा उनके जो एक लार्ज हार्टेडनेस है आप उसे मतलब फिर फॉर ग्रांटेड लेने वाला टर्म हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि झुकने वाली बात तो यहाँ तक है कि अभी तक अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है जिस कंट्री में उसने दखल दिया है और जहां उन्होंने इंटरव्यू किया है वहां पर बगैर सरकार बदले या बगैर रिजीम चेंज किए कभी वहां से नहीं निकले। और रिजीम चेंज करने में भी यहाँ भी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे वो रिजीम चेंज का था। पहले दौर की बातचीत जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होती है तब ईरान की तरफ से 2 टूक कह दिया जाता है, भाई कोई शर्त हम नहीं कबूल करेंगे, हॉर्मुज पर तो हमारा ही कब्जा रहेगा, बाकायदा हम टोल भी लेंगे। तो हम आपसे ये जानना समझना चाह रहे हैं इस दौरान पीछे बैक चैनल में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ रहा है कि ईरान तैयार हो गया है हॉर्मुज को खोलने के लिए अब, और साथ ही साथ आगे क्या सेकंड राउंड की वार्ता बहुत जल्दी हो सकती है? ईरान की जनता कैसे देख रही है इस पूरे सीज फायर को? देखिए, अगर आप पहले दौर की बातचीत को अगर आप देखें तो उसमें अमेरिका की जो पहली 3 शर्त थी वो बहुत ही इनह्यूमन थी। मतलब वो इस तरीके से थी कि आप कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दीजिए, आप मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दीजिए, अपने घरेलू ऑडियंसेस में ये दिखाने के लिए कि हम पिट कर नहीं आए हैं, हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, हमारे बड़े बड़े प्लेन्स नहीं डूबे हैं, हमारे जो 17 या 19 मिलिट्री बेसिस थे वो डैमेज नहीं हुए हैं, हमारा मिडिल ईस्ट में जो पूरा रडार कवर था वो गायब नहीं हो गया है, और हम जिन आर्माडा और जिन बड़े बड़े शिप्स और बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट की और हम थार्ड से लेके पेट्रियट तक की जिनकी हम बात किया करते थे कि जिनके दम पर हम विद इन वीक और विद इन 2 और 3 डेज हम किसी भी नेशन को जाकर डेमोलिश कर देंगे, या जो एक डोमिनेंस का उनका डॉक्ट्रिन था कि आप प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएंगे। जगह में क्या ईरान का नुकसान नहीं हुआ है? देखिए, ईरान का नुकसान 2 टर्म में आप उसे नुकसान मान सकते हैं। अंदर से खबरें नहीं आ पाई हैं थोड़ा हम सब, क्योंकि वहां पे इंटरनेट पर भी पाबंदी इस दौरान रही। जरा बताइए कि कितना जानमाल का क्या क्या नुकसान हुआ है जो वॉर में देखिए नुकसान तो ऐसा तो है नहीं कि जब बंदूक चलती है या गोली चलती है तो जान नहीं लेती है, या बम गिरेगा तो जान नहीं जाएगी, वो तो आप उसे हटा दीजिए। मतलब आप ये मान के चलिए कि वो होना है, लेकिन कितना हुआ है का दो चीजों में मैं आपको बता सकता हूं कि 2 अहम आप इसमें लिखिएगा। एक तो आपने इस पूरे वॉर में अमेरिका का B1, B2 या B52 अभी हवा में उड़ते हुए नहीं देखा होगा। उसका रीजन ये है कि वो जो एयर उनका डिफेंस था उसे ट्रैक
ट्रैकिंग उनकी, उन्होंने F-35 गिराया, F-18 गिराया, F-22 गिराया, तो उसके बाद में फिर B-52 या B-51 को उड़ाने का उनका कोई लॉजिक बचता नहीं था। नहीं, 12 जून को तो पिछले साल उन्होंने फोर्डो इस्फहान पिछले साल जो हो गया वो जी सरप्राइज एलिमेंट था। इस बार वो सरप्राइज उन्होंने नहीं होने दिया। ओके मैं आपको टेक्निकल उसकी टर्म बता रहा हूँ। जी आप F-15 या F-18 जो सबसे ज्यादा यूज हुए, उसमें अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मारक क्षमता है वो उस लेवल की नहीं है जो B-52 का, जो एक ग्रेविटी बम जितना नुकसान कर सकता है। आप लॉन्ग रेंज मिसाइल से आप टारगेट हिट कर सकते हैं, आप किसी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, लेकिन जो मिलिट्री ग्रेड का जो कंक्रीट है, अगर आप किसी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा ग्रेविटी बम में और लॉन्ग रेंज मिसाइल में, शॉर्ट रेंज मिसाइल में कितना फर्क है। तो टारगेट हिटिंग के लिए ठीक है कि टारगेट हिटिंग हो गया, किसी बिल्डिंग में आपने गिरा दिया, वहां पे आपने अपना जो टारगेट है वो अचीव हो सकता कर भी लिया और ना भी किया हो। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप ग्रेविटी बॉम्ब्स, अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई नुकसान हुआ, एक अभी मतलब वेस्टर्न अखबारों में भी छपा है, आपके यहाँ भी ये पब्लिश हुआ है कि ईरान ने जो उनके ब्रिजेस या जो रेलवे नेटवर्क को जो नुकसान हुआ, उन्होंने विद इन 2-3 डेज उसे रिपेयर कर लिया और उससे अपने काम चलाने लायक उन्होंने अपना नेटवर्क चला लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने की उनकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है, या वो मेंटली तैयार थे कि हमारा ये नुकसान होगा और हम इसे मेकअप हमें करना है। जाहिर सी बात है, अब कंक्रीट से तो पुल जाके आप नहीं बना सकते, प्रीकास्ट जो ब्रिजेस है या प्रीकास्ट आपका नेटवर्क आपके पास होना चाहिए कि हम उसके लिए मॉड्यूल्स तैयार रखें और एक टूटेगा तो हम उसे रिप्लेस कर लेंगे। तो इसके लोग मेंटली तैयार थे कि हमारे पुल टूटेंगे, हमारी सड़कें टूटेंगी, हमारा रेल नेटवर्क जो है वो हिट होगा, हमारे एयर स्ट्रिप्स हिट होंगे। लेकिन आज की तारीख में अभी सीज फायर चल रहा है, अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है, अभी दोबारा लड़ाई के इम्कानात अभी लोग जता रहे हैं कि फिर हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान में, अगर आप तेहरान में बहुत सारे लाइव भी आप देख रहे होंगे, या तेहरान से बहुत सारे लोग लाइव कर रहे हैं और विजुअल्स वहाँ के दिख रहे होंगे आपको, तो वहाँ जो लाइफ है या जो रोजमर्रा की जिंदगी, उस पर कोई असर दिख नहीं रहा है। उन्होंने उसी तरीके से सुचारू कर दिया, सारे दफ्तर खुल रहे हैं, सारे जो नेटवर्क्स हैं वो काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स उनके नहीं खुले। एयरपोर्ट्स ना खुलने के पीछे दो रीजन है कि एक एयरपोर्ट्स उन्होंने ब्लॉक कर रखा है उसमें कि भाई कोई हमारे एयरपोर्ट्स को आके ग्राउंड इन्वेजन के लिए यूज न करे, क्योंकि वी आर एट वॉर। और दूसरा, उनके पास जो डैमेज जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो उस लेवल को उन्होंने अपना एसेस किया होगा कि हम कितना नुकसान उठा सकते हैं। और अब आते हैं जानी नुकसान के ऊपर। तो देखिए, ह्यूमन कैजुअलिटी सबसे ज्यादा जो ईरानियंस को जो हिट किया है, आप ईरानियन सोसाइटी में किसी से बात करेंगे तो वो बात करेगा, बच्चों की बात करेगा, औरतों की बात करेगा। मिनाब स्कूल से शुरू होता है, वो अपने सुप्रीम लीडर की या किसी वॉरियर की या किसी मिलिट्री पर्सनल की डेथ को वो डिस्कस नहीं कर रहा है। उसका रीजन ये है कि वो जो सोसाइटी है उसमें शहादत या मौत एक बड़ा इशू नहीं है। और अगर आप किसी ईरानी से बात करेंगे, हिंदुस्तान में बहुत सारे ईरानी यहाँ रहते हैं या रिफ्यूजीज भी हैं ईरानी, तो उनसे अगर आप बात करें तो वो आपको बताएगा 50-60 साल की एज तक तो वो अपनी दुनिया का और अपने उसके करियर और अपनी फैमिली सारी बातें करेगा। लेकिन जैसे वो रिटायरमेंट की एज करीब आने लगती तो कहते हैं यार ये वाली मौत ऐसे मरने से अच्छा है कि लड़ते हुए मर जाते, कहीं अच्छी मौत मिल जाती। तो वो मौत की जो तैयारी है वो ईरानियन सोसाइटी का पार्ट है। और उसमें अमेरिकन उसे या तो मिसकैलकुलेट कर गए उन्हें, या उन्हें लगा कि हम, और आपने देखा भी होगा, अगर आप उसे देखेंगे जो मरने वाले लोगों की अगर आप लिस्ट उठा के देखें जिन्हें टारगेट किया गया है, IRGC के लोग हों, पॉलिटिकल लीडरशिप के लोग हों, उनमें एवरेज एज सबकी 60+ है, 60 से नीचे के लोग नहीं है। और अमेरिका यहाँ ब्लेंडर कर गया। जो लोग मारे गए वो लोग थे जो ईरान को मतलब एक तरीके से वो वार्ता में यकीन रख रिटेलिएट करना है, कितना नहीं करना है, बम बनाना है नहीं बनाना है, मिसाइल छोड़ना है नहीं छोड़ना है। अब ईरान को अगर आप देखें तो थोड़ा सा अपेक्षाकृत थोड़े से युवाओं के हाथ में है। तो जो हॉट हेडेड है और जो हर चीज का रिटेलिएशन जिन्हें चाहिए, हर चीज का बदला उन्हें चाहिए, वो अभी जो दिख रही है ये उनकी फितरत के अगेंस्ट में मानता हूँ। और रही लड़ाई, तो अभी आप हॉर्मुज का जो मसला है, जो आपने कहा कि हॉर्मुज खुल गया या उन्होंने कह दिया अब्बास अरगची ने, तो अब्बास अरगची की जो बात है उसमें बिटवीन द लाइंस आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो शुरू से IRGC के लोग या मसूद पेजेश्कियान या अब्बास अरगची, उससे पहले अली लारिजानी भी वही कह रहे हैं, हमने हॉर्मुज को बंद नहीं किया है, हॉर्मुज इज ओपन फॉर ऑल एक्सेप्ट, एक राइडर उन्होंने लगा दिया, दोज हु आर अगेंस्ट अस इन द वॉर।
और हमारे खिलाफ जो वॉर में खड़े हुए हैं उनके अलावा सबके लिए हॉर्मुज खुला हुआ है। टॉल का भी मसला यही आया था, जब टॉल की बात आई थी तो उन्होंने दो चीजों पे टॉल का कहा। एक तो ये कि जो वॉर की हमारा जो भरपाई है वो हम टॉल से करें। तो अभी अगर नोटिस किया हो तो जो शिप्स ईरान के जो तेल को लेके जा रहे हैं, या जैसे रशियन शिप्स हैं, या चाइनीज जो हॉर्मुज की ब्लॉकेड को तोड़ के, या जो उसे तोड़ के निकले हैं, वो टॉल देकर नहीं। श्रीलंकन किसी शिप ने टॉल नहीं दिया है, इंडोनेशिया ने टॉल नहीं दिया है, उन्हें जिन्हें वो फ्रेंडली स्टेट मान रहे हैं, बांग्लादेशी से उन्होंने टॉल नहीं वसूला है। टॉल शिप में इस पे है जो दुबई या दोहा या उधर से जो मतलब ओपोनेंट्स के जो पोर्ट से निकल के आ रहे हैं, उनसे वो टॉल अभी उन्होंने कहा कि हम टॉल नहीं लेंगे। और जब तक लेंगे जब तक उनके नुकसान की भरपाई ना हो जाए, या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं वो कहाँ से भरपाई हो। हालांकि उन्होंने बड़ा लंबा बिल दिया है अमेरिका को और अपने जो ओपोनेंट्स हैं यूएई को या कतर को कि में इतना नुकसान हुआ, इसकी आप भरपाई कीजिए। जब तक भरपाई नहीं होगी हम कोई फुल एंड फाइनल या एग्रीमेंट लास्ट तक नहीं करेंगे जब तक हमारे लॉसेस की भरपाई ना हो जाए। हालांकि वो वॉर में बहुत बातें कह दी जाती हैं लड़ाई में, वो पूरी हो या ना हो वो बात की चीजें। अच्छा, एक चीज मैं जैगम भाई आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में अब जब सेकंड राउंड की हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत होगी, और या फिर पहले राउंड की जो बातचीत हुई थी, ईरान में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या मुस्तबा खाम नहीं है, उनको लेकर कई बातें आई सामने। हालांकि जो हाल फिलहाल में फ़ोटो आई उसमें वो घायल भी दिखाई दिए, कुछ चोटों के निशान भी दिखाई दिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई पेज़ेश्कियान से नाराज़ हैं, खफा है आईआरजीसी, और जो कुछ भी चल रहा है वो आईआरजीसी का ही चल रहा है। कि जब ये हसन रूहानी वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट तो उस जमाने में ये बातचीत और उसके बड़े फेवरेबल लोग थे कि हम अमेरिका से बातचीत करके और वो सब करके और ये सैंक्शंस हटाएंगे, और वी डोंट वांट टू फाइट इन सीरिया एंड वी डोंट वांट टू बी इन लेबनान और वी डोंट वांट टू बी इन यमन। और वो जवाद जरीफ और वो सब लोग, और बड़े वो मतलब माना भी जाता है कि डिप्लोमेसी सर्किल में उनकी बड़ी इज्जत है इसीलिए कि वो बड़े बातचीत वाले लोग थे। तो उस जमाने में खामनेई साहब से पूछा गया कि ये सरकार जो आई है बातचीत की बातें कर रही है, अब तो आपको क्या उम्मीद है। आइडियोलॉजिकल जो पोल्स उस पर हम और इसराइल या हम और अमेरिका बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे खड़े, और वहां पर मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और मैं उस जनता की उम्मीद के बीच में नहीं आता। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछेंगे तो मुझे इनसे कोई बातचीत की उम्मीद नहीं है। और अभी तक जितनी बार बातचीत का बहाना हुआ उतनी बार हमें नुकसान हुआ है, धोखा हुआ, और इस बार भी होगा। और अगर कोई डील भी होगी तो लॉन्ग टर्म वो नहीं टिकेगी, वो हमारे अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट वॉर की तैयारी में वो लोग यूज करेंगे, क्योंकि मामला आइडियोलॉजिकल है। और आइडियोलॉजी है कि उन्हें टोटल सबमिशन चाहिए, और हम सबमिसिव सोसाइटी नहीं है। अब या तो हम अपनी फितरत बदल लें, हम सबमिसिव हो जाएं, या फिर वो अपनी शर्त छोड़ दें कि हमें टोटल सबमिशन चाहिए। दोनों में से एक को बदलना पड़ेगा, या तो दोनों में से एक बदलेगा या दोनों में से कोई एक मिटेगा। तो दो ही एक सोल्यूशन है। वही कंडीशन अभी भी है। आप कह रहे हैं कि मुश्तबा खानी, देखिए मतलब स्ट्राइक हुई या कुछ हुआ तो उस टाइम ये खबर कंफर्म है कि मुश्तबा खानी घर में नहीं थे। तो ये घायल वायल वाली बातें जो चल रही हैं वो ठीक है कि बहुत सारी प्रोपेगेंडा में या लीडरशिप के अगेंस्ट इस तरह का जो एक कहावत भी है कि ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ एनी वॉर। किसी भी जंग में जो पहली कैजुअलिटी है वो सच्चाई या सच होता है। तो दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगी या बचाएंगी, वो ठीक है। लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग का ऐसा है कि ये इनकलाबी या जो आप कह रहे हैं आईआरजीसी के लोगों में, सरकार के लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्लैरिटी है इस बात के ऊपर कि हम कितना सरेंडर कर सकते हैं या कितनी चीजों पे कंप्रोमाइज करने को राजी हैं, कितनी पे नहीं है। जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसमें अगर आपने देखा हो तो मतलब अब्बास अरगची या जो मोहम्मद बाकर गालिबफ जो है, ये लोग फिर भी बहुत सारे कंसेशन अमेरिका को देने को राजी थे। लेकिन उसी बीच में आपने खबर सुना हो कि आईआरजीसी के लोग इस्लामाबाद में लैंड किए, उन्होंने उसे चीजों को रिअलाइन किया। तो वहां से ये अफवाह उड़ी के जो आईआरजीसी के लोग हैं वो गाइड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं चीजों को। तो ये है कि वॉर टाइम में आईआरजीसी के और खासतौर पे इमरजेंसी पावर्स आईआरजीसी की या सुप्रीम लीडर के ऑफिस की बढ़ जाती है। और ये आपने वो बात भी ठीक कही कि डे टू डे बेसिस वाला मामला नहीं है।
ईरान में लोगों की रोजगार, लोगों की नौकरी, लोगों का रिहेबिलिटेशन, जो टूटी फूटी चीजें हैं, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई, लोगों के मुआवजे, स्कूल कैसे बनेंगे, बच्चे जो जो जिनकी कैजुअलिटीज हुई हैं उनके कंपनसेशन कैसे दिए जाएंगे, ये डे टू डे बेसिस के मामले, ये सरकार को, और जो राशनिंग है या जो लोगों की सिविक एमिनिटीज हैं वो, या सिविल सप्लाईज हैं, वो सरकार का काम है। अब चूंकि वॉर का काम है, वॉर की जिम्मेदारी आईआरजीसी के पास है, या जो खत्मुल अंबिया, आपने बार बार एक नाम सुन रहे होंगे कि ऑफिस से खत्मुल अंबिया के जो प्रवक्ता है, तो खत्मुल अंबिया इस एजेंसी या वो अपने आप में कोई अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वॉर टाइम में आईआरजीसी और रेगुलर आर्मी के बीच में। मतलब एक तरीके से पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेस और जो टेरिटोरियल आर्मी या जो पुलिस फोर्सेस हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो खत्मुल अंबिया ऑफिस का काम है। वो मतलब वो कमांड सेंटर है, वॉर कमांड वहां से हो रहा है, और सारे वॉर से रिलेटेड डिसीजंस, वॉर और जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, कहाँ पर एटॉम मूव करेगी, कौन सा मिसाइल लॉन्च होगा, कौन सा नहीं होगा, ये वॉर कमांड सेंटर का काम है। और ये आमतौर पे सभी जो मुल्क हैं, और इवन हमारे यहाँ भी, मतलब सेंट्रल एक कमांड हमारे पास भी है। पाकिस्तान टॉक्स के बीच में एक खबर आई कि साहब हरमुज में अमेरिकन शिप्स वो एंटर होने की या घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें टारगेट पे लेना काम वो आईआरजीसी का था, उन्हें टारगेट नहीं किया, ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था। मतलब अगर ये मसूद पेजेशकियान या अब्बास अरगची उसमें इंटरवीन नहीं करते तो आप मान के चलिए वो दोनों जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर हुए थे वो वापस नहीं लौटते। लेकिन चूंकि वो बातचीत के टेबल पे थे, उस बात को आगे नहीं बढ़ाना था, बात को खत्म करना था, और कोशिश थी कि वे बातचीत से हल निकल आए एक बार, या एक आप डायलॉग को भी एक मौका दे देना चाहिए। अच्छा, ये एक है भी कि अगर आप जो है मान लीजिए वो जहाज डुबो देते तो एक मतलब पर्ल हार्बर मूवमेंट या आप इस तरह का एक नया क्लैश, आप एक फ्लैश पॉइंट आप दे रहे हैं। आपको आप ये भी नहीं कहना चाहते कि हम बातचीत से भाग रहे हैं। ईरानियन से आप पूछिए कि इसे, तो हम ईरानियन नहीं कहेगा कि हम बातचीत से नहीं भागेंगे, बातचीत में अगर हमें थोड़ा बहुत अगर कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े कर लेंगे, लेकिन वॉर से भी नहीं भागेंगे। मतलब उनकी लड़ाई की तैयारी बाकायदा, ऐसा नहीं है कि इस बीच में अगर अमेरिकन को लग रहा है कि वो बातचीत का टाइम बाय करके और वो वॉर में दोबारा लौटाएंगे और ईरानियंस इस बार वो फिर सरप्राइज में वो पकड़े जाएंगे, तो ईरानियंस इस बार खाली नहीं बैठे। वॉर की भी तैयारी है, उनके यहाँ रिकंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और दोनों तरीके से, मतलब ये कि अगर इकोनॉमी खुलती है और पैसे का फ्लो होता है, कैसे करना है, लोगों की परेशानियां कैसे दूर होनी है, मतलब प्रायोरिटी वहाँ है। जी, मैं लास्ट सवाल आपसे जंगम मैं ये जानना चाहूँगा, क्या इस पूरे सिनेरियो में वॉर के दौरान, सीज फायर के दौरान, अब जब बातचीत की बातें आगे हो रही हैं, ईरान क्या पाकिस्तान के और नज़दीक आ गया है, कहीं कि पाकिस्तान और नज़दीक आ गया और भारत दूर हो गया है? देखिए, नज़दीक दूर का हम बात नहीं करते। एक तो ईरान के साथ क्या है, ईरान के आप मैं अपने नहीं, भारत में लोग ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि भाई भारत क्यों? मुझे असल में क्या है कि मैं चीज़ों को हिस्टोरिकल या पर्सपेक्टिव में देखने का बड़ा आदी हूँ, और मैं हर चीज़ का मेरे पास मतलब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्या चीज़ कब कही गई और वो कब होती है। तो मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट बताता हूँ। एक वनस्थली विद्यापीठ हुआ करता है हमारे यहाँ, तो उसका एनुअल फंक्शन में हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ही वाज अ चीफ गेस्ट। राजस्थान में अगर मैं गलत नहीं, जी, राजस्थान में। तो वहाँ हम उनके जो एंटूरिस्ट थे उसे अकम्पनी कर रहा था, मैं एज अ प्रोटोकॉल में पार्टी था, मैं उसका मेंबर था। तो वहाँ एक बच्चे ने सवाल किया कि चीन हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, आप तो खुद ही एक फॉरेन सर्विसेज में रहे, तो आप इन जो कन्फ्लिक्ट्स हैं चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, उन्हें किस तरीके से देखते हैं? तो उनका रिप्लाई था कि बॉस देखिए, दो चीज़ें हैं, एक आप अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते, ये आपकी जो है एक फैलेसी है कि आपके हाथ में नहीं कि आपका पड़ोसी कौन होगा। इजराइल के साथ अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में है और अमेरिका के साथ अगर डिप्लोमेटिक चैनल कोई खुल सकता है, तो वो पाकिस्तान से अच्छा नहीं हो सकता। टर्की पे वो यकीन नहीं रखते। एर्दोगन की जो इमेज है वो डुअल वो है, मतलब पाकिस्तानी के साथ में कम से कम आम ईरानी ये मानता है कि इजराइल में या वो कम से कम जो हमारे बीच में जो बातचीत चल रही है वो नेतन्याहू को तो नहीं बताएगा, ट्रंप को बता देगा, नेतन्याहू को नहीं बताएगा। एर्दोगन पे वाला यकीन नहीं है। या ओमान पे उनका थोड़ा यकीन है कि ओमान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व में उनका था, लेकिन वहां वो मामला नहीं बना।
और ओमान ने दोबारा बातचीत में एंटर होने से इसलिए मना कर दिया, वो अरब प्राइड और अरब ईगो वाला उनका इशू है। ओमान ने कहा कि हम सब कुछ सेट कर चुके थे, जब सारी बात हो गई थी, न्यूक्लियर डील पे जब बात पहुंच गई थी, तो अमेरिका या इसराइल को अटैक नहीं करना था, ये हमारे साथ धोखा है। तो वो अगली बातचीत में उन्हें, मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका ने अप्रोच नहीं किया या उनसे बात नहीं की। इस बीच में ट्रंप ने अपनी जो डिग्निटी है उसे बचाने के लिए या जो फेस सेविंग के लिए या इस वॉर में एग्जिट पाने के लिए, क्योंकि एग्जिट अमेरिका बहुत दिन से ढूंढ रहा था, आप भी अगर नोटिस कर रहे हो तो दो अपॉर्चुनिटीज हमें यूएई और इसराइल के करीबी दिखने में, सऊदी के करीबी दिखने में। तो जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे जब वॉर टाइम में आप होते हैं, खासतौर पर पीस टाइम में तो अलायंसेस अलग होते हैं, लेकिन जो वॉर या जो बैटल फील्ड के जो अलायंसेस हैं उनकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा होती है, और खासतौर पे लोग डिफेक्ट भी करते हैं। मतलब आधी लड़ाइयाँ तो इसी बात पे जीत ली जाती हैं कि आप मैदानी जंग में पूरा कॉलम लेके गए और साथ में जो है आपका लेफ्ट फ्लैंक जो है डिफेक्ट करके उधर चला गया। हमने कई लड़ाइयों में अपने यहाँ देखा है, हिस्टोरिकल फैक्ट है हमारे यहाँ। मतलब आप साबूगढ़ या कोई सी भी वॉर पढ़ ले, पानीपत की लड़ाई में आपने देखा डिफेक्शन ने पूरा पूरा हिस्ट्री चेंज कर दी। तो जो वॉर टाइम के डिफेक्शन है वो उसी जमाने के जैसे ही अभी भी होते हैं। जैसे अजरबैजान का हमने अभी नोटिस किया होगा आपने, अजरबैजान इसराइल का बहुत क्लोज नेशन था और टर्की का बहुत ही ज्यादा मतलब डिपेंडेंसी, और ईरान का मतलब ईरान उनके बिल्कुल अपोजिट जो पार्टी आर्मीनिया के बहुत क्लोज है। लेकिन इस वॉर में और वॉर शुरू होते के साथ ही ईरान ने सबसे पहला जो मैनेज किया वो अजरबैजान को किया। बाकायदा आप देखिए कि मतलब अजरबैजान जैसा कंट्री मतलब सोच नहीं सकता कि वो वहां पर मिलिट्री मतलब सिविलियन एड भेज रहा है और लोगों को जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड दो बार मतलब अजरबैजान ईरान को दे रहा है। ईरान उनसे लेने की पोजीशन में ना भी हो तब भी ले रहा है। उसके दो तीन रीजन थे। तो ये है कि अजरबैजान मतलब आप हॉर्मूज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं, मैं आपकी बात थोड़ा सा डाइवर्जन और दे दूँ यहाँ चलते चलते कि हॉर्मूज पे सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट या जो सबसे ज़्यादा खबरों में जो चल रहा है कि सब चाइना का बड़ा नुकसान हो रहा है। ईरान सारा तेल चाइना को भेजता था और उसने अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया, चाइना की कोलैप्स कर जाएगी, रशिया ये हो जाएगा। तो लोगों की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है और वो प्रोपेगेंडा वॉर का पार्ट भी बन रहे हैं कि वो इसराइल को इसराइली दिखने के लिए या प्रो यूएई दिखने के लिए इस तरह। ये जो अमेरिकन ब्लॉकेड है इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो जापान को हुआ है, वो कोरिया को हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया को हो रहा है, वो यूरोप को हो रहा है। चाइना को उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक तो चाइनीज शिप उसमें से हॉर्मुज में हमने देखा कोई अमेरिकन ब्लॉकेड में कोई रुका नहीं है या रशियन कोई शिप नहीं रुका। दूसरा, लोग इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि ईरान और चाइना के बीच में रेल लिंक है, रोड लिंक है। दिन में 4 फ्रेट ट्रेन सुबह को आती है, 4 फ्रेट ट्रेन शाम तक चली जाती है। आप उसे क्यों इग्नोर कर देते हैं? चाइना सी पे इतना डिपेंडेंट है ही नहीं ईरान के साथ में, उसका बस बीच में। अब वाया अजरबैजान पूरा रशिया के साथ में उनका पूरा बिजनेस चलता रहा, पूरा उनका जो रसद है इधर से इधर होती रही, उधर कैस्पियन सी उनके पास है, उधर अगर उन्हें शिपमेंट ले जाना तो उधर से ले जाते हैं। तो इन चीजों को लोग इग्नोर करके और बहुत ही मतलब सतही बातें होती हैं कि कहीं पढ़ लिया कि यहाँ ब्लॉक हो गया, वहां ब्लॉक हो गया। ये ट्रम्प का फेस सेविंग था। ट्रम्प को ये दिखाना है कि मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ, मैंने कुछ बाय कर लिया और कुछ कर लिया। और अब ये देखिए इतना मजेदार है कि एक कंट्री या जो एक वर्ल्ड पावर है वो 3 ऑब्जेक्टिव के साथ आया कि मैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दूंगा, मैं रिजीम चेंज कर दूंगा और मैं इस नेशन को अपनी मर्जी से, जैसे वेनेजुएला या इराक या सब चला रहा था, ऐसे चलाऊंगा। वो तीनों वॉर ऑब्जेक्टिव हटके कहाँ आ गए साहब के हॉर्मुज खुलवाने पे, जो वॉर से पहले खुला हुआ था, बंद हुआ ही नहीं कभी। मतलब आप उस ऑब्जेक्टिव को और फिर उसमें आप अपनी जीत देख रहे हैं कि भाई हमने हॉर्मुज खुलवा दिया। अरे भाई वो बंद आपने कराया था, खुलवाया नहीं है आपने। उससे पहले वहां कोई टॉल नहीं था। इस बीच में जो टॉल है, जो इस बीच में आपने ईरान को उल्टा पैसे कमवा दिए। मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक कोई मूर्खता नहीं कि ईरान ने वॉर के पहले 15 दिन के अंदर $30 बिलियन का तेल बेच लिया। आप उस पर सैंक्शन हटा रहे हैं और आप उसकी कोई सप्लाई रोक नहीं पा रहे और आप कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ। मतलब ये बड़ा अहमकाना बात है। ये तब होता है कह रहे बिना तैयारी किए, बिना किसी उसके और अपने डोमिनेंस में, अपने जोन में आपको लगता है कि जो मैं हूँ वो मैं वाला जो मसला है उस मैं में आप चले गए और अब आप जो है उससे पानी दे रहे हैं कि किसी तरीके से हमें दिलवा दूं, किसी तरीके को फेस सेविंग हो जाए मेरी,
और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो उसके बाद में ये ईरानियंस जाने, अरब जाने और इसराइल जाने, अब हमारा इसमें कोई झगड़े में हमारा कोई मसला नहीं। जी।